Hello, people, how are you? So, this is the second episode of Dental Dialogue, and today we are going to discuss about few topics जो मैंने पोस्ट में डाल दिए थे. तो कुछ लोग आ जाएं, फिर बात करते हैं. थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बारे में कि बात किस बारे में करेंगे आज. तो बात होगी आज अबाउट कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट अटेम्प्ट करते हैं और वो ट्रीटमेंट आपको लगता है कि वो पूरी तरह नहीं हो पाया, बी एट एक एक्सट्रैक्शन है या एक डेंचर है या एनीथिंग, जो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, प्रोग्नोसिस पुअर थी और ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाया, तो क्या आपको फुल अमाउंट लेनी चाहिए पेशेंट से या नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे कि एलए कितने टाइप के आपके पास होने चाहिए, राइट. और बात करेंगे इस बारे में कि मेडिकल फील्ड में आपको सिर्फ डेंटिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए या उससे ज़्यादा भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट्री की नॉलेज तो आपके पास है ही, उसके साथ साथ क्या चीज़ काम आ सकती है. इसके सिवा बात करेंगे एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, जो मेरी स्टोरी है, जिससे कुछ लेसन बताना चाहता हूँ. जो गलती मैंने की वो आप ना करें. और एक हाल ही में हुए इस हफ्ते के बीच में, जब से फर्स्ट डेंटल डायलॉग हुआ था उससे आज के डेंटल डायलॉग तक, एक ऐसा चीज़ जो क्लिनिक में हुई ताकि आप उससे सीख सकें. तो सबसे पहले बात करते हैं एक स्टोरी की, स्टोरी ऑफ रिजेक्शन. ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डेंटिस्ट्री के अंदर भी और लाइफ के अंदर भी आपको बहुत बार रिजेक्शंस मिलेंगे, और वो जो रिजेक्शंस होंगे वो कई बार आप बहुत पर्सनली ले लेंगे. स्टोरी अपनी शुरू करता हूँ. जब बीडीएस करी तो बहुत अच्छे ऑफर्स मिले नॉन क्लिनिकल फील्ड्स, तो कुछ गलत नहीं था. अच्छी सैलरी मिल रही थी, जितनी इंटर्नशिप में मिलती है एक प्राइवेट कॉलेज में उससे बहुत अच्छी मिल रही थी. सो आई जॉइंट और सब कुछ अच्छा चल रहा था. बट वक्त के साथ मुझे समझ में आया कि शायद इस जॉब को मैं इतना प्यार नहीं दे पा रहा, इतने शिद्दत से नहीं कर पा रहा, इतने तरीके से नहीं कर पा रहा. तो हुआ यूँ कि जो भी इंसान मुझे जिसने एम्प्लॉय कर रखा था उसने ये बात समझ ली और उन्होंने बात बोल दी कि लेट इट बी, आप ना ये नहीं कर पाएंगे, आप जाइए यहाँ से. और दे फायर्ड मी. उस टाइम पे मैंने उसको बहुत पर्सनली लिया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया. बट कभी भी रिजेक्शन या सक्सेस पर्सनली मत लीजिएगा. अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है तो इस वजह से क्योंकि आप उस स्किल को नहीं जानते, आप उस जॉब को नहीं जानते, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप उसको शिद्दत से नहीं कर रहे. और अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो याद रखिएगा, सक्सेस मिल रही है आपकी पोजीशन को, आपके एजुकेशन को, आपके स्किल को, आपकी शिद्दत को. कोई भी चीज़ आपको नहीं, आपसे रिलेटेड चीज़ों को मिल रही है. तो अगर रिजेक्शन मिलती है तो उन सब चीज़ों पे काम कीजिए, और आपको लग रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों पे और आप चाहते हैं कि आप बेटर चीज़ों पे काम करें, उससे बेटर आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको डेंटिस्ट्री पसंद नहीं आ रही है तो वो चीज़ ढूंढिए जो आपको पसंद आती है, राइट. और दूसरी बात कि अगर आपको वो चीज़ मिल गई है और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए तो उसको भी सर पे मत चढ़ाइए. वो भी तब तक है जब तक आप उसको प्यार करते रहते हैं, उसको शिद्दत से करते रहते हैं. तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि रिजेक्शंस को पर्सनली मत लीजिए. अगर किसी चीज़ में रिजेक्शन मिली है तो उसको बेटर कीजिए. और गौर गोपाल दास सर की एक वीडियो थी जिसमें वो कहते हैं कि पैशन को फॉलो करने के लिए प्रोफेशन छोड़ा जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं. आप प्रोफेशन डेंटिस्ट्री में अगर आपको लग रहा है कि आप उससे बेटर कोई चीज़ कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पसंद आ सकता है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकता है, एनीथिंग, तो अपने प्रोफेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो आपको अमाउंट देता रहे, आपको उसको हटाना ना पड़े, और उसके साथ साथ अपना पैशन फॉलो कर सकें. ये तो हुई स्टोरी ऑफ रिजेक्शन. इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो रिसेंटली हुआ. रिसेंटली ये हुआ कि हमने एक पेशेंट पे एक्सट्रैक्शन अटैम्प्ट करा और पेशेंट बहुत अप्रेहेंसिव होने की वजह से वो चीज़ नहीं करा पा रहा था, क्योंकि वो मेजर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन था और वो नहीं करा पा रहा था. पेन नहीं था पेशेंट को, वो पेशेंट खुद कह रहा था कि एलए इफेक्टिव है, मुझे पेन नहीं है, बट उतनी पावर नहीं दिखा पा रहा था, उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा था चेयर पे.
तो हमने डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में करेंगे। हमने मॉर्निंग में ट्राई किया, स्टिल सेम रिस्पॉन्स। अब इस पे व्हाट डू यू थिंक कि जितनी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की अमाउंट थी हमें वो पूरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी, या हाफ लेनी चाहिए? दांत तो निकला नहीं। व्हाट डू यू थिंक? मैं आंसर चाहूँगा आप सबके। अपना आंसर पहले बताता हूँ। मेरा डिस्कशन हुआ इस पर मेरी टीम के साथ, मेरे असिस्टेंट्स के साथ भी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी जगह काम कर चुके हैं, अच्छे अच्छे क्लिनिक्स पे, अपनी वाइफ के साथ, अपने एसोसिएट डेंटिस्ट के साथ। और लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि क्योंकि हमने अटेम्प्ट किया है, और अटेम्प्ट करना और सक्सेसफुल हो जाना दोनों में ही सिर्फ इतना फ़र्क है कि दांत निकल आया और दांत नहीं निकला। इसके सिवा मेहनत सेम, इंस्ट्रूमेंट सेम, स्किल सेम, टाइम सेम, राइट, एनर्जी सेम, और जितना भी क्लिनिक में एक्सपेंडिचर हुआ वो भी सेम, इसलिए अमाउंट भी सेम। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा प्रोग्नोसिस पुअर हो गया, या बहुत आपकी कहीं पे मिस्टेक है, आप उसको जज नहीं कर पाए केस को, या आप उसको ठीक से स्किलफुली निकाल नहीं पाए, या आप किसी को बुला नहीं पाए जो निकाल दे, आपकी ज़्यादा मिस्टेक है बेसिकली। क्योंकि हमें पता है कि हम अगर किसी ओरल सर्जन को भी बुलाते तो भी वो नहीं निकल पाती, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दिखा पा रही थी। तो वहाँ पे हमें अपनी गलती नहीं लगी, हम तो रेडी थे निकालने के लिए, आज भी रेडी हैं वहाँ जाए तो। बट अगर आपकी कहीं पे गलती है, आप अपनी तरफ से कोई भी डील छोड़ रहे हैं, किसी और को नहीं बुलाना चाहते, अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो टाइम नहीं देना चाहते, या एनीथिंग, कि आपने ठीक से जज नहीं किया केस को, आपने ईजी ले लिया, तब आप ज़रूर चीज़ों को, तब भी मैं फुल रिकवरी नहीं, हाफ तरीके से दे सकते हैं आप वापस, बट फुल नहीं। पर यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है, चाहे आपने डेंचर अटेम्प्ट किया हो, चाहे आपने रूट कनाल अटेम्प्ट किया हो, चाहे आपने कुछ भी अटेम्प्ट किया हो, इम्प्लांट अटेम्प्ट किया हो, कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाइए, सब चीज़ें क्लियरली बताइए कि हम ट्राई कर रहे हैं। और इसी वजह से एक्सरेज को पढ़ना सीखिए, सिर्फ देखना नहीं, रीड करना सीखिए, आईओपीए को ठीक से एक्सरे लेना सीखिए। एक्सरे में सिर्फ इतना नहीं देखना है कि बस एक्सरे देख लिया, हाँ रूट कनाल होगी, नहीं, आसपास में पेरिडोंटल फाइबर्स कैसे हैं, पेशेंट की माउथ ओपनिंग कितनी है, पेशेंट कितना कोऑपरेटिव है, वो कैसी ओरल हेल्थ हाइजीन लेके आया है, क्या वो टोबैको यूज़र है, कितना कोऑपरेटिव पेशेंट है, कितना दांत की कंडीशन बची हुई है, पेरिपाइकल बना है। मैं देखता हूँ मुझे कई लोग एक्सरेज भेजते हैं जिसमें पेरिपाइकल दिख नहीं रहा। आईओपीए का मतलब ही इंट्रा ओरल पेरिपाइकल रेडियोग्राफ है। अगर मुझे पेरिपाइकल ही नहीं दिख रहा तो मैं कैसे बताऊँगा कि ये केस में आप बचा ले जाएंगे दांत को या नहीं बचा ले जाएंगे। तो हर चीज़ को नोट करें और उसके बाद डिसाइड करें कि इसका क्या वैल्यू होगा, इस दांत के को बचाने का वैल्यू कितना होगा, और वो मुझे कितना पेशेंट को फी बताना है उसके लिए। अगर आप उसमें फेल हो रहे हैं तो आप अगर ट्रीटमेंट में भी फेल होंगे, और उस केस में आपको रिटर्न मनी करनी पड़ सकती है क्योंकि आप फेल हुए। इसलिए इन सब चीज़ों पे फेल नहीं होना है तो पहले तो ढंग से एक्सरे को रीड करना, कंडीशन को रीड करना, क्लिनिकल साइट को रीड करना, पेशेंट की साइकोलॉजी को रीड करना, ये सीखें, और इसके बाद ही अपना डिसीजन आगे बढ़ाएं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये दांत हो सकता है ना बचे, तो क्लियरली बताएं। इसलिए नहीं कि पेशेंट ऐसे चला जाएगा या पेशेंट पैसे नहीं देगा, पैसे के लिए ही डेंटिस्ट्री सोचते रहेंगे तो पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए कि फर्स्ट थिंग पेशेंट की बेटरमेंट, तो ये सोचें कि पेशेंट को डिज़र्व करता है वो क्लियरली सुनना कि सर हम ट्राई करेंगे, हो सकता है ये दांत आपका ना बचे विद रूट कनाल, वी विल ट्राई, ठीक है, हम अपना ट्राई बेस्ट करेंगे। बेस्ट ट्राई करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, इसलिए पैसा भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, सिंपल बात। एक्सट्रैक्शन का केस है, सर हम ट्राई करेंगे कि हम ही निकाल दें, पर डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, पैसा ज़्यादा लगेगा, हो सकता है किसी और को भी बुलाना पड़े। अगर ये बात क्लियरली आप बता रहे हैं और उसके बाद भी आपका अटैम्प्ट फेल होता है तो पेशेंट आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आपने अटैम्प्ट तो किया। इन केस पेशेंट बोलता है, समझ लीजिए, तो आप उनको बिल्कुल कोऑपरेटिवली बोल सकते हैं कि सर मैं अभी भी इसको निकालने को राज़ी हूँ, आप थोड़ा वेट करें, हमारे सर आएंगे वो निकाल देंगे, कल तक वेट कर लीजिए या थोड़ी देर वेट कर लीजिए। अपना पूरा 100% देना है पेशेंट का ट्रीट करने के लिए। ये तो हुई स्टोरी ऑफ दैट यू
deserve full payment when you have attempted with fully commitment or not, right? अब बात करते हैं LA की। LA के लिए कई लोग मैंने देखा है कि LA को बहुत हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि क्या ही हो जाएगा, पेशेंट ना ज़्यादा शॉक में चला जाएगा, टेंडर बर्ग पोजीशन में लिटा देंगे, हाथ दबवा देंगे, जिस दिन पेशेंट प्रॉपर तरीके से शॉक में चला गया आप उसको वापस नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए ये गलतियां ना करें कि आप एक पैच टेस्ट नहीं करते हैं, पेशेंट को हल्का सा इंट्राडर्मल LA देख के नहीं देखते हैं, आप ये नहीं पूछते हैं उनसे कि आपको पुराने टाइम पे जब LA लगा था तब, ऐसा करता हूँ मैं बिल्कुल स्टार्ट से बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले पेशेंट को बिठाते ये बात बताइए कि आप LA लगाने वाले हैं, और जब आप LA लगाएंगे तो आप स्प्रे करेंगे या लिग्नोकेन जेली लगाएंगे, उससे ये फीलिंग आएगी, नम फीलिंग आएगी, फिर आप इंजेक्शन लगाएंगे तब भी माइल्ड पेन होगा, और जब आप डिपॉजिट करेंगे तो ज़्यादा पेन होगा, जो इतनी देर के लिए होगा उसके बाद हम निकाल लेंगे। या फिर अगर आपको GP देना है या नेज़ोबेल्टाइन देना है, आपको पता है वो हार्ट टिश्यू है, पेन होगा तो बताइए कि ज़्यादा पेन होगा इस केस में, या हम 2 इंजेक्शन देंगे या 3 इंजेक्शन देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपने बता दिया उसके बाद, पहले बताने के बाद सीधे लगा नहीं देना है, इंट्राडर्मल चेक कीजिए। तीसरी चीज़, ये सब तो आप प्रोसेस कर रहे हैं, इससे भी पहले ये चीज़ आती है कि पेशेंट से पूछें कि कभी आपका दांत निकला था या कोई भी प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया के अंडर, डेंटिस्ट्री के अंदर हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी उस टाइम पे। कई पेशेंट बताते हैं कि उस टाइम पे मुझे LA इफेक्टिव ही नहीं हुआ, 3 बार लगाना पड़ा। तब आप हिस्ट्री रिपीट करते हैं, पूछते हैं पेशेंट से कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, आपके केस में ऐसा क्यों हुआ। आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, आप साइकोटिक ड्रग्स लेते हैं जिसमें आपको नींद ज़्यादा आती है, ऐसे केस में भी कई बार LA इफेक्टिव नहीं होता है। आप हिस्ट्री फिर से पूछ सकते हैं इस वजह से। और जब आपने पूछ लिया कि ओके सारी हिस्ट्री क्लियर है, पहले भी दांत निकलवा चुके हैं, एलर्जिक नहीं थे, फिर भी एलर्जिक टेस्ट किया आपने और आगे बढ़े, उसके बाद यू हैव टू गो फॉरवर्ड। बट थायराइड के केस में बहुत इजी लेते हैं कि थायराइड का पेश है लगा दो, नहीं, बहुत इजी नहीं लेना है। LA विद एड्रेनलिन भी होता है और विदाउट एड्रेनलिन भी होता है, तो आपके पास विदाउट एड्रेनलिन भी LA होना चाहिए क्लिनिक पे, ये बात याद रखें। जहाँ आपको लगता है कार्डियक पेशेंट है, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वो ब्लड थिनर पे है तो ब्लड थिनर्स होते कौन से हैं, आपको ब्रांड्स पता होने चाहिए, आपको उनसे लिखवाना चाहिए, सामने दिखवाना चाहिए, आपको पता लग गया ओके ये ले रहे हैं वो। उसके बाद आपको उनके कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी है या उनको बोलना है कि बात कीजिए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है जिसमें एक न्यूरो का पेशेंट था और उनके डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं रोक सकते हैं हम उनके ब्लड थिनर्स। तो ये मत सोच के चलिए कि अरे 4-5 दिन के लिए रोकना है, पेशेंट बोल रहा है कि हाँ मैंने पहले भी रोका था, एक्सट्रैक्शन करा दी थी, उस पेशेंट की कुछ दिनों में डेथ हो गई क्योंकि उनको ट्यूमर आ गया। तो पेशेंट बार बार मुझे बोल रहा था नहीं नहीं सर आप निकाल दीजिए, अरे हम रोक देंगे 4-5 दिन के लिए। मैंने कहा आप एक बार पूछो तो सही अपने डॉक्टर से। उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं आप रोक ही नहीं सकते ब्लड थिनर्स, फिर कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है मेडिसिन वगैरह से, बहुत चीज़ों से, बट ऐसा रिस्क क्लिनिक पे ना लें। इसलिए हिस्ट्री ठीक से लें और LA हर टाइप का रखें। कई बार जली की यूज़ होती है, कई बार स्प्रे का तरीका ये मारने का नहीं है कि उठाया नोजल और कितनी जगह जाता है स्प्रे, आपको पता है। कुछ पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती है, कॉटन पे लेके लगाना है इज़ ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जेली यूज़ हो सकती है बच्चों के केसेस में, ठीक है। तो LA विद एड्रेनलिन और विदाउट एड्रेनलिन रखिए। अब आते हैं चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक क्या है? चौथा टॉपिक ये है कि ये किसी डॉक्टर साहब का मैसेज आया, सो डिड यू स्टॉप, डिड आई स्टॉप इन व्हाट डॉक्टर साहब, थोड़ा एलोबरेट करके पूछिए आप। सो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, ऑलमोस्ट लास्ट, कि जब आप एक मेडिकल फील्ड के अंदर होते हैं, मेडिकल फील्ड का पार्ट होते हैं, डेंटिस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिकल फील्ड, तो आपको कितनी नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए? हमें लगता है कि हमें सिर्फ डेंटिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आके ये बोलता है कि यहाँ पे आसपास गायनेकोलॉजिस्ट कौन अच्छा है, या ये पूछता है
ब्लड थिनर, नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल ब्लड थिनर रोका नहीं गया, उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करा गया। जब उन्होंने मना कर दिया तो मैं ब्लड थिनर क्यों रोकूंगा। मैंने उनको कह दिया कि सर आपका, और प्लस उनको जो पेन हो रहा था सर में, मैं उनको बोल रहा था कि आपके एंटीरियर्स बिल्कुल ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको निकालना पड़े या कुछ। पेशेंट डाइड नॉट बिकॉज ऑफ मी और इन माई क्लिनिक। पेशेंट को मैंने ये भी मेंशन किया साथ में कि उनको ट्यूमर निकला बाद में, उनको हेड में पेन हो रहा था, उनको न्यूरो की उनकी हिस्ट्री थी, और हमने उनको बोला कि सर आपको 100% ये कहीं ना कहीं न्यूरो की वजह से हो रहा है, आप उनसे देखवाइए। बट पेशेंट का ट्रस्ट मुझ पे ज़्यादा था क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे से ट्रीटमेंट वो करवा चुका था। उनको लग रहा था कि मैं एंटीरियर्स की रूट कैनाल एक्सट्रैक्शन कुछ कर दूंगा तो उनका पेन चला जाएगा। पर मेरा उनसे ये कहना था कि सर ऐसा पेन, रेडिएटिंग पेन, इतना ज़्यादा पेन ऐसे केस में नहीं होता है, और अगर होता तो एक्सरे में मुझे कुछ मिलता या क्लिनिकल फाइंडिंग में मिलता। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ अपने न्यूरो को दिखाइए। उन्होंने न्यूरो को दिखाया और उसमें निकली प्रॉब्लम, और उसके बाद वो बेहोश हुए बाथरूम में, और 2 दिन के अंदर ही डाइड अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए ऐसे रिस्क मत लें। जहाँ आपको लगता है पेशेंट को बताएं कि सर ये दिक्कत हो सकती है। अब ये मुझे क्यों पता था, न्यूरो की बात क्यों पता थी, क्योंकि आपको और फील्ड्स के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। आप डेंटिस्ट्री में हैं, ठीक है, ये नहीं कि यहीं तक, आपको बॉडी के बाकी चीज़ों के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। कल मेरे एसोसिएट डेंटिस्ट ने पूछा कि सर एक पेशेंट है, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कैसे चेयर पे बिठा सकती हूँ। मैंने उनसे पूछा सर्वाइकल होता क्या है। मैं आप सबसे पूछता हूँ सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती क्या है। आप में से कितनों को पता है कि उस प्रॉब्लम में क्या मेडिसिन दी जाती है। आप में से कितनों को पता है कि उसमें क्या फिजियोथेरेपी की जाती है। आपको पता होना चाहिए मेडिकल में हर चीज़ के बारे में। डॉक्टर साहब मेरे पास हिंदी में कंसेंट फॉर्म नहीं है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको बनाने की हिंदी में और आपको तब भेजूँगा। तो बैक टू द क्वेश्चन, कितने लोगों को ये पता है कि स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है अगर पेशेंट को, तो उनको क्या देना चाहिए। सिर्फ नॉर्मली बता दीजिए कि स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। बहुत कम लोगों को ये बात अच्छे से पता है। जैसे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे हैं नर्व कंप्रेशन, इट्स अ गुड थिंग, उनको पता है, बट क्या मेडिसिन दी जाती है, कैसे ट्रीट किया जाता है, अपनी फैमिली में किसको क्या क्या चीज़ें हैं उसी को पता कर लीजिए। डायबिटीज़ के बारे में आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके डेंटल से रिलेशन है। हाइपरथायरॉयड के बारे में पढ़ लेते हैं आप, थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं, कार्डियक इश्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। बट आपको हर चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए। जब आपके पास टाइम होता है तो डेंटिस्ट्री को अपग्रेड कीजिए और मेडिकल फील्ड के नॉलेज को भी अपग्रेड कीजिए, क्योंकि दुनिया के लिए आप डॉक्टर हैं। तो आपसे कभी भी पेशेंट ये पूछ सकता है कि सर ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ न्यूरो के लिए, ठीक है। कई पेशेंट्स मुझे आके पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पे न्यूरो का डॉक्टर कौन अच्छा है। तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, उससे आपकी बहुत इज्जत बढ़ती है कि ओके डॉक्टर साहब ऐसे ही नहीं बैठे हुए सिर्फ अपना अपना काम देखने के लिए, इनके कॉन्टैक्ट्स भी डॉक्टर्स के साथ हैं। आपके अच्छे न्यूरो के डॉक्टर, आपके ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, यू शुड नो इन योर एरिया कि कौन से अच्छे हैं, ताकि आप उनको रेफ़र कर सकें। आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे मुझसे कोई बोलता है कि सर मुझे थायराइड है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कौन सी मेडिसिन लेते हैं, थायरोनॉम। पेशेंट पे बहुत इंप्रेशन पड़ता है कि ओके इनको पता है, और सिर्फ पेशेंट पे इंप्रेशन के लिए नहीं, आपको भी पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया डॉक्टर अंजलि का, सर सम पेशेंट डोंट गिव कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री और डोंट गिव रिपोर्ट शुड बी डूइंग। डॉक्टर साहब मैंने जो फॉर्म शेयर किया है मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो उस फॉर्म के अंदर मेडिकल हिस्ट्री बहुत सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है, सारी क्रॉनिक डिजीज लिखा हुआ है, और उसमें सिर्फ टिक करना है अगर आपको वो है, और नीचे साइन करना है। अगर पेशेंट ने ऐसा नहीं किया तो एक तो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए कंसेंट फॉर्म साइन करते हुए, एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपने पूछा कि कोई कंप्लीट हिस्ट्री तो नहीं है आपकी, साइन के बावजूद उन्होंने साइन नहीं किया किसी भी हिस्ट्री में, फिर भी आपने पूछा कि कोई कार्डियक है, कोई हिस्ट्री तो नहीं है, रिसेंटली हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए, कोविड का क्या स्टेटस है एंड एवरीथिंग, ये रिकॉर्डेड होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर पेशेंट ने कुछ नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपके पास दो सबूत हैं कि आपने अपनी तरफ से कंसेंट भी साइन करवाया, आपने पूछा भी, पेशेंट ने वो गलती करी। और अगर इसका ब्लंडर होना होगा तो विद इन 1 वीक हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग भी डिलीट नहीं हुई होगी। कई लोग बोलते हैं कितनी रिकॉर्डिंग रखें, कितने कंसेंट फॉर्म रखें, ठीक है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ मैं, राइट। तो इसलिए
हर मेडिसिन पे, जब भी कोई मेडिसिन समझ में आती है 1 mg पे आप देखते होंगे ना अपने पेशेंट्स के लिए, और या अपने घर पे अपने फादर मदर के लिए, डायबिटीज़ से लेकर हर चीज़ की, उसको थॉरोली पढ़िए, कितनी mg दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्या करती है वो। अपनी नॉलेज को ब्रॉडन अप कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे जो और डॉक्टर्स हैं, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आप उनसे बात करने में घबराएंगे नहीं, आपकी वो इज्जत करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, उस तरीके के आपके पेशेंट्स बढ़ेंगे, लेवल ऑफ क्लिनिक बढ़ेगा, लेवल ऑफ रेपुटेशन बढ़ेगी। इसी तरीके से इंसान आगे बढ़ता है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ने की बात, लास्ट एक लाइफ लेसन देखते चलते हैं आपको। लाइफ में अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे लोग जिनसे आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो खराब होंगे। ये बात मान लीजिए, जान लीजिए और इसको बिठा लीजिए दिल में। क्यों? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि फ्रेंड्स आर फॉर एवर, दिस रिलेशन इज फॉर एवर, ओनली फैमिली इज फॉर एवर, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन नेचर ऐसा है, आपका, मेरा भी, सबका, कोई भी संत नहीं है यहाँ, कि जब कोई पर्सन हमसे आगे निकलता है, हमारे साथ का ही, तो हम उसको खींच के उसी पोजीशन पे लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी लाइफ हमारी तरह हो, वो हमारी तरह ही कमा रहा हो, हमारी तरह ही रह रहा हो, हमारी तरह ही उसका, क्योंकि हमारी तरह ही पढ़ा है, हमारे बीच में रहा है। पर जब पर्सन आगे निकलता है तो दूसरों को परेशानी होती है, और वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, परेशानी कई बार होती है। तो ऐसे पर्सन अगर आपसे दूर होना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे आपके फोकस को हटाना चाहते हैं, तो आपको जाने देना पड़ेगा। क्योंकि करियर से ऊपर इस दुनिया में आप आए हैं सिर्फ फ्रेंडशिप्स निभाने के लिए नहीं, एक पर्पस के लिए, कुछ करने के लिए, जिम्मेदारियों को भी संभालने के लिए, अपने परिवार को भी संभालने के लिए। और अगर आप ये कर रहे हैं तो इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं होने देना है, किसी का भी नहीं। तो इसलिए इस लेसन को लेके जाइए अपने साथ कि दुनिया में कोई भी रिलेशन को इतना ज़्यादा महत्व ना दीजिए, फैमिली को छोड़ के, जो आपकी ग्रोथ के बीच में आए। तो क्योंकि ऐसा होगा, जितना सक्सेसफुल आप होंगे, आपके क्लोज लोग उतने परेशान होंगे, और ये नेचुरल है होना, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना ही है, राइट। थैंक यू सो मच गाइज। आई बिलीव आज के सेशन में हमने आपसे 23 मिनट बात की, हमारे पास 7 मिनट और हैं, और हमारे पास एक कमेंट आया है, वन ऑफ माई रिलेटिव डाइड ड्यू टू पोस्ट एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डायबिटीज़, ही डिडंट इन्फॉर्म द डेंटिस्ट बिफोर द एक्सट्रैक्शन, नॉर डिड द डेंटिस्ट बॉदर टू इन्फॉर्म। ओके, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, ये इस बात पे बिल्कुल आपकी मैं बात मानता हूँ कि बिल्कुल ये हिस्ट्री ढंग से लेनी चाहिए। डॉक्टर रंजीत ने बोला थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, एक दंतम हॉस्पिटल इज सो ट्रू सर। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। सो मेरे ख्याल से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। मेरे आज के टॉपिक्स यही थे, और मेरे ख्याल से कोविड थोड़ा सा राइज पे है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, कोविड के बारे में भी पढ़ते रहें, ये भी पढ़ते रहें कि क्या क्या नई नई चीज़ें, नए नए कोविड के टाइप्स आते जा रहे हैं, इस बारे में भी ध्यान रखें, राइट। और थोड़ा सा खुद को ब्रॉडन अप करें, वैसे अपनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ गैजेट्स के बारे में नहीं, सिर्फ कार्स के बारे में नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में भी इंक्रीज़ करें, आपके काम आनी है। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएँ, किसी भी प्रोफेशन में अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है ना, तो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि यार इस पर्सन को थोड़ी नॉलेज होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। इस बार हम सैटरडे को आए, फ्राइडे के बजाय हम फ्राइडे को ही आने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। और आप क्या टॉपिक्स चाहते हैं हमसे, वो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, भेजिएगा। और नेक्स्ट सैटरडे हमारा ऑनलाइन प्रैक्टिस एनहांसमेंट प्रोग्राम भी है, और हमें एक्साइटमेंट है मुझे उस पर, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ इंडिया से, और उनकी प्रैक्टिसेस अच्छी हो रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं जिन्होंने नई स्टार्ट की है प्रैक्टिस, या काफ़ी सालों से कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, उनको मार्केटिंग प्लान्स अच्छे लग रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वेरी हैप्पी।
तो बहुत अच्छा है, 25 तक आपके पास टाइम है। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एंड यू कैन कम ऑन Zoom एंड वी विल टॉक इन द नाइट फ्रॉम 8 to 10:30. So there is a question when to give long span FPD, how many tooth can be given in long span FPD. डॉक्टर साहब सिंपल आपने अगर पढ़ा हो तो एंटेज रूल है, ठीक है। तो लॉन्ग स्पैन FPD मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग स्पैन, कितने लॉन्ग स्पैन, तो सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स हेल्थ। पेशेंट क्या चाहता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देना है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग स्पैन FPD आप सोच रहे हैं कि ओके फिक्स पार्शियल डेंचर हम दे देंगे, ठीक है, सॉरी फिक्स नॉट यू। अरे डॉक्टर साहब इस बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको, फ्रेंड्स के पोस्टर के बारे में अभी एक सीरियस चीज़ उनको बता दूँ मैं कि FPDs जो हैं उनके बारे में मैंने देखा है कई लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लालच में कि पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज तो होंगे और उन पर भी लगा देंगे क्योंकि पेशेंट कहीं और चला जाएगा। जाने दीजिए, पेशेंट आपको ये बोलेगा कि अरे डॉक्टर साहब लगा दो, और एंटीरियर में देख रहा हूँ कि दो दांतों की सपोर्ट से 3-3 4-4 दांत लग रहे हैं। ऐसा मैं बहुत बार देख रहा हूँ, फेलियर हो रहा है बट बहुत सालों में हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि चल जाएगा 5-6 साल, पेशेंट को बता के भेज रहे हैं। आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस ने जो चीज़ लिख दी वही सही है, बट आप ये सोचिए कि उससे उनके हेल्दी टूथ खराब हो रहे हैं, तो ये गलती ना करें। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने ये गलती करी, पेशेंट की बात मानी और पेशेंट ने पहले तो बोला कि अरे कर दीजिए डॉक्टर साहब, और बाद में बोला कि आप डॉक्टर हो, आपको सोचना चाहिए था। तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट नहीं होता है, ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंगली। इस बात को स्टर्नली बट नाइसली बोलना सीखें। अगर पेशेंट आप पे चढ़ने की कोशिश करे कि ये इतने दिन में कर दीजिए या ऐसे बना दीजिए या आपको रश अप करने की कोशिश करे। मेरे साथ हुआ रिसेंटली, एक पेशेंट जो यूएस रिटर्न थे, उन्होंने बोला कि आप जो है we have 8 days, you have to put implant and do everything in 8 days, and we cannot do this, this is my clinic and I'll decide what I have to do. आपको नाइसली बोलना पड़ेगा कि सर यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं डिसाइड करूँगा, कल आपको प्रॉब्लम होगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वही काम करें जो आपको लगता है कि ठीक होने वाला। आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने सीनियर्स से एडवाइस लीजिए, अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, अच्छे रिलेशंस बनाइए। टॉप के इंडिया के डेंटिस्ट के साथ आप रिलेशन बना सकते हैं इस टाइम पे, सोशल मीडिया की सही इस्तेमाल करके वो कीजिए। आज डॉक्टर आकाश अकनवार, कोमल अजुमदार मैम, राजीव चिट्टीगोपी सर, सबका नंबर मेरे पास है, तो मैं उनको, नंबर भी नहीं है तो फेसबुक पे अवेलेबल है। कल को मुझे इम्प्लांट में कोई दिक्कत होती है तो मैं टॉप के इम्प्लांटोलॉजिस्ट से इंडिया के डॉक्टर रजत सचदेवा से लेके किसी से भी मैं एडवाइस ले सकता हूँ। तो अपने कॉन्टैक्ट्स को सही जगह बनाना सीखिए। दोस्ती अपनी जगह, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स अपनी जगह, जो आपको ग्रो कराएंगे। और बात बची फ्रेंड्स की, डॉक्टर साहब, तो फ्रेंड्स में एक्चुअली मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी बताता हूँ फ्रेंड्स से रिलेटेड जो मैंने देखी है। फ्रेंड्स शो में जब तक हम टीनेज में होते हैं ना, तो खुद को जोई से रिलेट करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हर कोई चाहता है कि वो बस खाने से सराउंडेड रहे और मोटा भी ना हो और गुड लुकिंग भी लगे और फीमेल अटेंशन भी मिले उसे, ठीक है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमको लगता है यार चैंडलर इज़ गुड, रिलैक्सड है, अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा आ रहा है, साथ में अच्छी फैमिली है, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, कमिटमेंट दिखा रहा है, कोई 6 पैक एब्स के साथ, कोई बहुत गुड लुकिंग पर्सन नहीं है बट हमेशा खुश रहता है और दूसरों को खुश रखता है। और लास्ट में जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं ना, 30s तक आते हैं, तो हमें लगता है यार रॉस भी ख़राब आदमी नहीं था। हमें लगता है कि यार रॉस ने इतना सेक्रीफाइस किया। पर्सन को अपनी लाइफ ना इतने कमिटमेंट से जीनी चाहिए कि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को भी कुछ नहीं बोला, वो लेस्बियन निकली, उसने अपनी सेकंड वाइफ को भी कुछ नहीं बोला जिसने उसको बीच में क्विट कर दिया, उसने अपनी थर्ड वाइफ को भी कुछ नहीं बोला जब उसने क्लियरली डिवोर्स देके वहाँ पेरिस जाने लगी। हर किसी के लिए इतना सेक्रीफाइस करके जीते हैं, तो मुझे लगता है यार ही इज़ ए मैन। तो हर लाइफ के एरा में आपको एक पर्सन बहुत पसंद आता रहेगा। ये मेरी फ्रेंड्स की एक थ्योरी है, जो इसलिए मुझे ये शो बहुत पसंद है, इसलिए ये पोस्टर हमेशा मेरे क्लिनिक में लगा रहता है।
और इनकी आँखों के एक्सप्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत रियल लगते हैं, क्योंकि जो आपका रियल फ्रेंड होगा ना वो आपकी खुशी में हमेशा खुश होगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस। और आपने देखा है ना, ये भी एंड हुआ, फ्रेंड्स भी एंड हुआ, 10 सीज़न चला बट एंड हुआ। उनको भी एक दूसरे से अलग जाना पड़ा। वो एक्टर्स भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे बट जाना पड़ा, और उसके बाद वो काफ़ी सालों तक नहीं मिले बट स्टिल दे आर गुड फ्रेंड्स। तो अच्छे फ्रेंड्स, हो सकता है बहुत दिनों तक बात ना करें, बहुत दिनों तक मिले ना, बट अच्छे फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं कि वो रेगुलरली मिलें, आपके हिसाब से चलें, आपके हिसाब से पार्टी करें, या आपके हिसाब से आई डोंट नो क्या करें। असली फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपकी ग्रोथ को देख के खुश हों, जो अपनी ग्रोथ को आपकी ग्रोथ से रिलेट ना करें, बल्कि ये सोचें कि सबका अपना टाइम आता है। किसी को शादी जल्दी होती है, किसी को लव ऑफ देयर लाइफ अच्छा जल्दी मिलता है, किसी का करियर जल्दी बनता है, किसी का पैसा जल्दी आता है, तो किसी का फिटनेस जल्दी आती है, तो किसी का गुड लुक जल्दी आता है। बट सब कुछ कंप्लीट सबके साथ कभी ना कभी लाइफ के टर्म में होता है। तो वर्क करते रहिए, होप करते रहिए, और होप के साथ ज़्यादा वर्क करते रहिए कमिटमेंट से। एंड आई एम श्योर कि इफ़ ए पर्सन लाइक मी, जो स्कूल में कंप्लीट फेलियर था, जिसके नोट्स आते थे दैट ही टॉक्स ए लॉट, वो बातें करके ही अपना नाम और पैसा कमा पाएगा। तो जो भी चीज़ अभी आपको डिफेक्टिव लग रही है ना, वो आपकी कामयाबी का रीज़न बन सकती है। ध्यान से, अवेयरनेस से देखिए व्हाट डू यू लव टू डू, जिसमें आपको एफर्ट ही ना लगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आई शुड एंड दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। एंड लास्ट टाइम शायद हमारे पास, मैं आपको डाटा भेजूंगा कि कितने अकाउंट तक हम पहुँचे थे, और आज मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही हैं हम। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द लव। और कोई भी टॉपिक हो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873351158। मैसेज कीजिएगा और डिस्कस कीजिएगा। कोई केस डिस्कशन करना हो, कहीं पे आप फंस रहे हो, कहीं पे कम्युनिकेशन में फंस रहे हो, कहीं पे पेशेंट के साथ रिफ्ट हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। मेरे बस की नहीं होगा तो मैं अपने सीनियर से डिस्कस करके आपको बताऊंगा। एक कम्युनिटी ऐसी बनाते हैं जिससे एक दूसरे की हेल्प कर सकें और ख़ुद को बाहर निकाल सकें इस सोच से कि डेंटिस्ट्री में हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू गाइज ऑल्सो हैव ए वंडरफुल वीकेंड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए वंडरफुल वीकेंड। थैंक यू।